स्वागत है दोस्तों। आज की अपनी इस क्लास में हम रस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। रस सिद्धांत के बारे में सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ना ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आपको रस सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। रस सिद्धांत की कल्पना को भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के आधार पर निर्मित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि आधार क्या है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। उसमें रस के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उससे रस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, न कि भरत मुनि ने रस सिद्धांत बना दिया था। ठीक है। भरत मुनि ने लिखा कि न भावहीनो स्थिरसो न भावो रसवर्जितः परस्पर कृत्या सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत। यानी भावों के बिना रस नहीं हो सकता और रस के बिना भाव नहीं हो सकता। ये बात रस सिद्धांत में भरत मुनि ने कही और इन्हीं सब बातों के आधार पर, उनके कहे हुए के आधार पर धीरे धीरे रस सिद्धांत की निर्मित होती है। चर्चाओं से, टीकाओं से, उन पर जो कुछ भी चर्चाएं होती हैं, विमर्श होते हैं, उनसे रस सिद्धांत को एक आधार मिलता है। इसके बाद भरत मुनि की जो एक अन्य स्थापना मिलती है, जो उनके रस सिद्धांत का सूत्र वाक्य, आधार वाक्य बन जाता है, वो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है भरत मुनि की, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जो निष्पत्ति होती है उससे रस बनता है। यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ध्यान रखिएगा, जो व्यभिचारी भाव है इसको ही संचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है। तो ये रस किनसे बन रहा है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक। आगे हम देखेंगे कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव क्या है। परीक्षाओं की दृष्टि से आप ध्यान रखिएगा, विभाव जिनमें अर्थ को प्रतीति योग्य बनाने की क्षमता होती है वे विभाव कहलाते हैं। अनुभाव क्या है? अनुभाव है आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्विक अभिनय के साथ आने वाली अनेक चेष्टाएं, वो अनुभाव कहलाती हैं। यानी चारों जो हैं, आंगिक अंगों से, वचन से, वाणी से, आहार्य और सात्विक, इन सभी अभिनयों के माध्यम से जो चेष्टाएं आती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। व्यभिचारी भाव क्या है? इसे संचारी भाव भी कहते हैं। ये मनोवेग होते हैं जो तरंगों के रूप में उठकर स्थायी भावों को मजबूत करते हैं। आगे हम देखेंगे कि व्यभिचारी भावों के अंतर्गत इनकी संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं। ये सभी तरंगों के रूप में, जैसे आप किसी रस में हैं, कि किसी मनः स्थिति में हैं, आप वीर रस की अनुभूति कर रहे हैं, तो उस बीच में आपके वीर रस को दीप्त करने के लिए जो जो चीज़ें एक संवेग की भांति, तरंग की भांति शरीर में प्रवाहित होती हैं, मस्तिष्क में प्रवाहित होती हैं, वो व्यभिचारी भावों के रूप में आती हैं। यानी आपके वीर रस के स्थायी भाव को वो मजबूत करती हैं और पानी के बुलबुले की भांति नष्ट हो जाती हैं और वीर रस मजबूत होता जाता है। ये हम आगे देखेंगे कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भावों की कुल संख्या कितनी है। काव्यशास्त्र के अंतर्गत भावों की कुल संख्या 49 मानी गई है, जिनमें 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो ध्यान रखेंगे, संचारी भावों को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या 33 है। अब देखते हैं स्थायी भावों में भरत मुनि के अनुसार 8 स्थायी भाव और 8 रस हैं। कौन कौन से? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। ठीक है। सात्विक भावों में देखते हैं कौन कौन से हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, वेपथ, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। ये सब सात्विक भाव हैं। 8 है इनकी संख्या। अब संचारी भावों को हम देखें, जिनकी संख्या 33 है, तो हमने यहाँ पे 33 के नाम न देके कुछ महत्वपूर्ण के नाम देकर के आपको यहाँ पे कंफर्म कराया कि आप समझ सकें कि ये संचारी भाव संचरित कैसे होते हैं मनुष्य के भावों के बीच जगह बना के। जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, मरण,
त्रास, वितर्क, स्वप्न। हमने यहाँ कुछ प्रमुख के नाम भी आपको बताए हैं, लेकिन जितने भी नाम आप सुन रहे होंगे आप सब इन सब से परिचित होंगे। शंका, मद, श्रम, आलस्य, दैन, ये सब अब व्यभिचारी भाव है और यही जब जा कर के स्थायी भावों को टक्कर मारते हैं तो उन्हें उद्दीप्त करते हैं, उन्हें उत्पन्न करते हैं और वहीं से जो स्थायी भाव है वो अपना रूप आकार लेते हैं, चाहे श्रृंगार का, चाहे वीर का, चाहे रौद्र का। तो इनमें संचारी भावों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सारे पॉइंट्स आप परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी चाहिए। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की प्रथम टीका किसने लिखी? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की प्रथम टीका अभिनव गुप्त द्वारा रचित अभिनव भारती है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है और यह ग्रंथ अप्राप्य है। भरत मुनि के रस सूत्र की 4 प्रमुख व्याख्याएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ध्यान रखेंगे। भट्टलोल्लट, इनका उपचितिवाद या उत्पत्तिवाद, दोनों नाम हैं इसके, ध्यान रखिएगा। उपचितिवाद या उत्पत्तिवाद, ये भट्टलोल्लट का। शंकुक का सिद्धांत रस सूत्र की व्याख्या वाला क्या है? अनुमितिवाद। भट्टनायक का रस निष्पत्ति सिद्धांत क्या है? भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ध्यान रखेंगे, इनके समय भी ध्यान रखेंगे। ऊपर के 2 9वीं शताब्दी में और नीचे के 2 जो है वो 11वीं शताब्दी में, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताएं कि ध्यान रखिएगा। भट्टलोल्लट का आप बस याद करिए कि उत्पत्तिवाद। शंकुक जो शंका करता है वो अनुमान करेगा, अनुमितिवाद। भट्टनायक नायक है तो वो भोगवाद से जुड़ी हुई बातें करेगा। तो एक तरह से याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स आपको दे रहे हैं, इन्हें इनके सिद्धांतों से इस तरह न जोड़िएगा। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त का तो आपको याद ही हो जाएगा, अभी आप ध्यान रखें, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो इन चारों रस सूत्रों की व्याख्याकारों के नाम और उनके रस सूत्रों के नाम आपको ध्यान हो जाएंगे। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काव्यशास्त्र से संबंधित काफ़ी उपयोगी होगा। आगे हम अपनी क्लासेस में काव्यशास्त्र के बारे में लगातार सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी बातें करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए, तब तक नमस्कार, शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली है UPHSC 2025, उसमें हिंदी साहित्य के जो पाठ्यक्रम में लगी हुई रचनाएं हैं, जो गद्य रचनाएं हैं, उन सभी पर हमारा ये नोट्स स्पेशल है। हमने बहुत मेहनत से सारी रचनाओं पर आपके लिए 1 लाइनर फैक्ट्स और उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पूरा कलेक्शन किया हुआ है। तो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे वो इंडेक्स जिसमें कौन कौन सी रचनाएं शामिल की गई हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं।